नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है अरावली पर्वत श्रृंखला। आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से जानेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसका विकास यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमारे जीवन में किस तरह से रोल प्ले करती है, ठीक है, और इसमें अगर यह नष्ट हो गई तो उस पर का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में छोटी सी इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर अरावली पर्वत श्रृंखला न होती तो आज दिल्ली और राजस्थान का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन चुका होता। आज हम जानेंगे भारत की सबसे प्राचीन जीवन रेखा अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में, क्योंकि इसे उत्तर भारत का प्राचीन सुरक्षा कवच और पारिस्थितिक जीवन रेखा भी कहा जाता है। अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई? कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला है, यानी कि पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग यानी कि लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, और यह हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी श्रृंखला है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है, जिसे आप इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। जब भारत की टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, उससे भी करोड़ों साल पहले अरावली का अस्तित्व था। आज ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में खड़ी है। कैसे? क्योंकि जब भूगर्भीय प्लेटों की टक्कर और ज्वालामुखी गतिविधियों से इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। वो कैसे, देखते हैं। जब भूगर्भ प्लेटों में अंदर हलचल हो रही थी तो जो भूगर्भ प्लेटें आपस में इस तरह से टकराई, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो इस तरह से वो फोल्ड माउंटेन के रूप में बन गई, ठीक है, और इस तरह से छोटी छोटी ऊंचाइयों के रूप में उन्होंने बनना स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दी। इस तरह से पहाड़ी यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ, जन्म हुआ। वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ बढ़ती गई। अब देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है भारत में। इसका भौगोलिक विस्तार जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का, वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इसकी कुल लंबाई, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर। जो उसके मुख्य राज्य हैं भारत के, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ तक इसका विस्तृत क्षेत्र है अरावली पर्वत श्रृंखला का। इसका सबसे सर्वोच्च जो शिखर है वो गुरु शिखर, यानी कि जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, माउंट आबू राजस्थान में। दिल्ली का हिस्सा है रायसीन हिल्स, जहां हम आज राष्ट्रपति भवन बना हुआ देखते हैं, यानी कि राष्ट्रपति भवन स्थित है, वह अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर ही बना हुआ है। तो अरावली भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को थार मरुस्थल से अलग करती है, ठीक है बेटा। अब इसे मैप के द्वारा समझेंगे कि वो उसका विस्तार कहाँ तक है। देखो यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये जो इसका आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्षेत्र, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। दिवाली जो फैली हुई है इसे अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इधर राजस्थान है, ये थार मरुस्थल जो है राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ दिल्ली तक, ठीक है, और इधर गुजरात तक, ठीक है, इसका विस्तृत क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला का ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो किसको अलग करती है? वो अरावली पर्वत श्रृंखला ये थार मरुस्थल को एक से दूसरे से तक, मतलब ये अलग करती है थार मरुस्थल को, इधर आने में, दिल्ली की तरफ आने में या राजस्थान के इस तरफ आने में, ठीक है। तो एक बैरियर का काम करती है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है बेटे। आगे देखो बेटा, यहाँ पर आप है ना सैटेलाइट इमेज के द्वारा भी अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में समझ सकते हैं। जो सैटेलाइट इमेज ली गई है, अरावली की एक लंबी हरी पट्टी या भू आभार के रूप में दिखाई देती है, जो भारत के मैदानी इलाकों को मरुस्थल से
बचाती है। ठीक है बेटे, जो ये देख रहे हो ना, ये उभरी भी, ये सब अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये वाले। और किससे बचाती है? मरुस्थल से बचाती है, मैदानी इलाकों को। अब है कि अरावली पर्वत श्रृंखला हमें क्या मिलता है अरावली पर्वत से, यानी अरावली का जो खजाना है उससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें खनिज संपदा मिलती है, जिसमें हम कह सकते हैं तांबा मिलता है, जस्ता मिलता है, शीशा मिलता है, संगमरमर मिलता है, जैसे कीमती खजीनों का विशाल भंडार हमें किससे मिलता है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, ये अधिकतर राजस्थान में ही इसका मिलता है। औषधियां मिलती हैं, दवाइयां मिलती हैं, जैसे सैकड़ों प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां और वनस्पति जो आयुर्वेद का आधार है, वो अरावली ही की पहाड़ियों से ही हमें प्राप्त होती है। जल स्रोत, बनास, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो, और जो जल विभाजक है वो अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। ठीक बेटे, ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है हर चीज। अब देखो कि मरुस्थल के खिलाफ एक दीवार का काम करती है। जैसे मरुस्थल है, थार मरुस्थल, उसे इधर उत्तरी मैदान की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये बैरियर का काम करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर यह ना होती तो दिल्ली तक, उधर उत्तराखंड तक, ठीक है, सब मरुस्थल के रूप में बदल गया होता, आज मरुस्थल होता। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। अरावली थार मरुस्थल की उड़ती हुई रेत को गंगा के मैदानों और दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकती है। यह मानसून के हवाओं को दिशा देती है, जिससे उत्तरी भारत में वर्षा होती है। यदि अरावली न होती तो धूल भरी आंधियां और गर्मी का प्रकोप असहनीय हो जाता, हम रह नहीं पाते, तापमान भी बढ़ जाता। ठीक है, धूल भरी आंधियां चलती, रेगिस्तान से थार मरुस्थल से होकर जाती, मानसून आते और वर्षा जो जाके जो मानसून होता वो इधर उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से बनता, और अरावली ना होती तो वो सीधा उत्तराखंड के पर्वत हिमालय से टकराता और वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बहुत ही, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो बैरियर का काम करती है रास्ते में मानसून के। ठीक है, आगे देखो। जल संरक्षण, वाटर रिचार्ज जोन, यानी कि भूजल का भंडार है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, क्योंकि अरावली की दरारें और चट्टानें बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे यानी कि एक्वीफायर भेजती है। यह दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों के गिरते जल स्तर को बचाने का एकमात्र तरीका है, जिससे भूजल स्तर नीचे ना जाए। तो वो पानी को, जब बारिश होती है तो पानी को सोख लेती है और एक्वीफायर के रूप में काम करते हैं। यह प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है और बाढ़ को रोकती है और सूखे में पानी देती है। ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं जो विस्तृत है, कितनी अच्छी लग रही है आपको देखने में। ठीक है, ये सारी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो लगभग 700 किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं, जो 4 राज्यों को कवर करती हैं। अब इसमें बहुत से वन्य जीव पाए जाते हैं, वन्य जैव विविधताओं का यहाँ पर मिश्रण है, जैसे तेंदुआ और लकड़बग्गा। अरावली इसका मुख्य प्राकृतिक आवास है। आप लकड़बग्गा देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दुर्लभ वनस्पतियां, ये ऐसी वनस्पतियां हैं जहाँ दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलती। ये वनस्पतियां हमें अरावली की पहाड़ियों में देखने को मिलती हैं, और प्राकृतिक का बहुत सुंदर नजारा है ये। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसका धीरे धीरे ध्वंस कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, करता है उसका इलीगल तरीके से इसका माइनिंग की जाती है, खनिजों को निकाला जाता है। अब देखो, अरावली पर मंडराता खतरा, वो है वन क्षेत्र और पहाड़ियों में गिरावट का रुझान हमें देखने को मिला है। जो 1970 से हम देखते हैं तो 1970 में जो इस तरह यहाँ पर ग्राफ था वो धीरे धीरे नीचे, मतलब अवैध खनन से, शहरीकरण और वनों की कटाई से 31 से अधिक पहाड़ियों को पूरी तरह से गायब कर दिया गया अरावली की पर्वत श्रृंखला से 31 को। ठीक है, अब देख लो, अब धीरे धीरे इस तरह से वो ग्राफ है ना नीचे होता जा रहा है। ठीक है, और आज की स्थिति ऐसी हो गई है।
जो 1995 में यहाँ तक थी और आज की यहाँ तक पहुंच गए। मतलब पूर्ण रूप से 31 पहाड़ियों को अवैध खनन से या शहरीकरण से या वनों की कटाई से पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। अब जो ये अरावली खत्म हो गई तो क्या होगा? अब उसका प्रभाव हमारे क्षेत्र में या हमारे आसपास या अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो कि पहला कि मरुस्थलीकरण, यानी कि जो मरुस्थल बढ़ जाएगा, वो दिल्ली उत्तर भारत के शहर रेगिस्तान में बदल जाएंगे अगर अरावलियां खत्म हो गई तो। अगर अरावलियां नहीं रही तो जिस तरह से इनका दोहन हो रहा है। भीषण गर्मी, तापमान में कम से कम 5 से 7 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी। 5 से 7 जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। मान लो अब दिल्ली में टेम्परेचर जो अधिकतम तापमान गर्मियों में चला जाता है 45, 46, अगर 5 से 6 बढ़ गया, 5 से 7 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 50 से 52। तो रहने लायक दिल्ली नहीं रहेगी, आदमी उमस से मर जाएगा, इतनी गर्मी पड़ेगी, आदमी चल बन जाएगा, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे। ठीक है, तो रहने लायक दिल्ली नहीं रहेगी या उसके आसपास या एनसीआर नहीं रहेगा। ठीक है, भीषण गर्मी पड़ेगी। जल संकट पड़ जाएगा, भूजल स्तर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो बारिश का पानी सोखती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भूजल स्तर नीचे धीरे धीरे गिरता चला जाएगा, जिससे पानी की कमी हो जाएगी आसपास के क्षेत्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मतलब दिल्ली में। वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, जिससे ना धूल भरी आंधियां साल भर चलते रहेंगे, क्योंकि उधर से जो हवाएं चलेगी थर्मोस्टल की तरफ से, वो पूरी उत्तर भारत को कवर करेंगी और साल भर धूल भरी आंधियां चलते रहेंगी और हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, आगे देखो हम अरावलियों को कैसे बचा सकते हैं। हम जो अरावलियों को बचा सकते हैं नीतिगत कदम उठाकर, जैसे अवैध खनन या पूर्ण पर प्रतिबंध लगा दे। हम उसका जो अवैध खनन हो रहा है उस पर सख्त से सख्त कानून बनाए, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दे। अरावली को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दे कि इसमें ये मतलब इसे संरक्षित रूप में इसको हम रखें। किसी भी प्रकार का, चाहे वनों की कटाई हो या अवैध खनन हो, किसी भी प्रकार का उसका दोहन न होने दे। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करे और अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक जागरूकता, लोगों को जागरूक करें, वहां के आसपास के लोगों को और दूसरे सभी लोगों को, सभी समुदायों को, सभी संगठनों को जागरूक करना होगा। सभी को हमें मिलकर अरावली की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे, तब जाकर वो अरावली की पहाड़ियां बचेगी। ठीक है, तो हमें अरावली को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। हमें अरावली से मूवमेंट चलाना पड़ेगा। अरावली बचाओ जीवन बचाओ, इस तरह के मूवमेंट चलाने पड़ेंगे। लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। लोगों के अंदर पेड़ों को कटाई के लिए, कि पेड़ों की कटाई ना हो, जंगलों की कटाई ना हो, ठीक, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा। नए पौधे लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान ही है, लोग ही प्राकृतिक पहाड़ियों की या पर्वत श्रृंखलाओं की या किसी भी प्राकृतिक चीजों की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान को सबसे जागरूक होना होगा, समझदार बनना पड़ेगा, ताकि हम अपनी प्रकृति का इस प्रकार दोहन न करें, आने वाली पीढ़ियां इसका भुगतान करें। तो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को बचा के चलना होगा। ठीक है बेटे, सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार को इसमें सबसे पहले आगे आना होगा और हमारी इस धरोहर को सुरक्षित करना होगा। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास हमारी जरूरतों के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं। प्रकृति में सब कुछ देती है, सांस देती है, हवा देती है, पानी देती है, खाने के लिए चीजें देती है, लेकिन प्रकृति फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता, उसका दोहन पे दोहन करता रहता है। हाँ, ये लालच, इंसान का लालच कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेरी हो और कुछ इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।
ठीक है, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।